नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमर साथ। आज बात करेंगे धर्म स्वातंत्र्य विधेयक पर घमासान की, जहां छत्तीसगढ़ में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक को लेकर सियासत तेज हो गई है। भाजपा के वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार राय ने कहा कि धर्म स्वातंत्र्य कानून का उद्देश्य जनजातीय समाज को बहला फुसलाकर किए जाने वाले धर्मांतरण पर रोक लगाना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कानून से ना तो जनजातीय आबादी की संख्या पर कोई असर पड़ेगा और ना ही आरक्षण व्यवस्था प्रभावित होगी। नंद कुमार साय ने कहा कि जो जनजातियों को अलग अलग तरीके से बहला फुसला कर उनका धर्मांतरण किया गया है, उसको कैसे ठीक किया जाए, इस कानून का ये मूल उद्देश्य है। वहीं साय को पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि नंद कुमार साय को सरकार से पूछना चाहिए कि धर्म स्वातंत्र्य विधेयक लाने के बाद भी धर्म परिवर्तन कैसे हो रहा है। हमारा सवाल है कि क्या कानून से ये रुक जाएगा और धर्मांतरण कानून से अन्य धार्मिक समुदाय डरे हुए हैं। आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द करेंगे, जहां पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। सरकार ने कानून बनाया है धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, जो जनजातियों को अलग अलग तरीके से बहला फुसला करके उनका धर्म का अंतरण किया गया है, उसको कैसे ठीक किया जाए, ये मूल उद्देश्य है। लेकिन इसमें संख्यात्मक जो कमी का अंदाजा लोग कर रहे हैं वो होगा नहीं। वो संख्या बने जितनी है जनजाति समाज की, वो चाहे किसी धर्म को मानते हों, किसी वर्ग में रहते हों, किसी जगह रहते हों, उस पर कोई इसका फर्क नहीं पड़ेगा। केवल ये जो धर्मांतरित करने का इस वर्ग को कोशिश किया जा रहा है, उसको रोकने के लिए किया जा रहा है। संख्या में कोई अंतर नहीं आएगा, आरक्षण पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए, नंद कुमार साय जी प्रदेश के वरिष्ठ आदिवासी नेता हैं और ज़्यादातर उनका संबंध भारतीय जनता पार्टी से, और अभी भारतीय जनता पार्टी के भी नेता हैं, हम लोग भी उनका सम्मान करते हैं। ये तो उनको सरकार से पूछना चाहिए कि धर्म स्वतंत्र विधेयक लाने के बाद भी धर्मांतरण कैसे हो रहा है। और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। परिचय करा देते हैं आपका। आलोक सोनी जी भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश वर्मा जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसी के साथ के शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमें ज्वाइन कर लिया है। सभी मेहमानों का सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा अनादि टीवी पर। माफ़ कीजिएगा, श्रुति शुक्ला जी कांग्रेस से हमें ज्वाइन कर रही हैं। श्रुति जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूँ अनादि टीवी पर। और सवालों की शुरुआत आलोक जी आपसे। देखिए, 2 से 3 महीने कानून को आए हो चुके हैं और कानून लाते समय बड़ा दावा किया गया था कि इस तरह की घटनाएं अब सामने नहीं आएंगी। कितने, अगर मैं एक साइजेबल नंबर की बात करूं, क्योंकि जब हम पब्लिक डोमेन में जाते हैं तो अब तक एक नंबर ऐसा निकलकर सामने नहीं आता, कोई आंकड़ा नहीं आता कि अब तक इतने केस दर्ज हुए, इतने लोगों पर कार्रवाई हुई। छोड़ दें अगर वो राजिम वाले मामले को लेकर, तो कितने केस दर्ज अब तक इस कानून के तहत किए गए हैं और क्या कार्रवाई की गई, क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसी कई बातें कही गई थी आपकी तरफ से। विनय जी, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को और साथी प्रवक्ता और हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं, और आपको भी मेरा नमस्कार जी। देखिए, लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई है, यही कांग्रेस के हमारे भाई बंधु जो है वो पानी पी पी के हमसे मांग कर रहे थे। जब जब इस तरह के कोई प्रकरण, आप ज्यादातर जो प्रकरण आ रहे थे आपने देखा होगा बस्तर क्षेत्र से थे, और जब भी इस तरह के कोई प्रकरण आते थे, चाहे शव को दफनाने को लेकर के हो या कोई ऐसे आपसी रंजिश या विवाद को लेकर के हो, पूजा पद्धति के विवाद को लेकर के हो, तो बार बार हमारे भाइयों ने कहा, कांग्रेस के भाइयों ने कहा कि सरकार इस पे कानून क्यों नहीं ला रही, सरकार इस पे कानून लेकर के क्यों नहीं आई। देखिए, अपने 5 वर्षों के शासनकाल में इन्होंने कोई कानून नहीं बनाया और लगातार धर्मांतरण को मौन रूप से बढ़ावा दिया, और ऐसे लोगों को जो धर्मांतरण करा रहे थे उन्हें मौन स्वीकृति प्रदान करी और ऐसे जो स्थिति परिस्थिति को उत्पन्न होने के लिए अवसर दिया। आज भारतीय जनता पार्टी ने ये कानून लेकर के आया है और इस कानून के तहत रक्षा हो रही है उन तमाम हमारे जनजाति भाइयों बहनों की, कि लगातार जिस तरह से जो प्रयास हो रहे थे अब उसमें कमी आई है। इसमें इसको आंकड़ों से आप नहीं आ सकते। हाँ, आपने जो बात कही कि कितने मामले ये प्रकरण दर्ज हुए, या आपने ये बात कही कि किस तरह से अभी जो मामले लगातार आ रहे थे उस मामलों में कमी कैसे आएगी,
तो कोई भी कानून बनने के बाद में उसके इम्प्लीमेंटेशन के अलावा मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा आवश्यक होता है उस कानून को जानने की, जनता तक पहुंचने की। अनलेस अनटिल जब तक वो कानून जो है वो जनता को जागरूक नहीं करेगा, या सामाजिक चेतना हम और आप मिलकर के अगर वो जागृत नहीं कर सकते हैं, तब तक के कोई भी कानून तो बंद बक्से में बंद रहेगा और उसकी जो वैधानिकता है या उस कानून की जो वैल्यू है वो तो पूरी तरह से खत्म रहेगी। तो इसके लिए जो आवश्यक कदम है वो सरकार वो प्रयास कर रही है और लगता है कि सामाजिक स्तर पे भी इसको नहीं तो भाई प्रयास जानना चाह रहे हैं आलोक जी, प्रयास जानना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर आप मेरी या अपनी जिम्मेदारी की बात करें तो देखिए मेरी जहां तक जिम्मेदारी या हमारी जहां तक जिम्मेदारी है एक पत्रकार के तौर पर, तो अब तक 5 से 6 कार्यक्रम इस कानून को लेकर या इसके पूरे उनको लेकर मैं आपसे भी 4-5 बार इस विषय पर चर्चा कर चुका हूं और तो हम तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो आप एक सरकार के तौर पर और भाजपा एक दल के तौर पर जो निचले तबके के लोग हैं, क्योंकि उन्हीं को टारगेट किया जाता है खास तौर पर, उनके लिए जागरूकता के लिए आपकी तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि जनसंपर्क जनसंवाद तो आप करते ही रहते हैं, भाजपा एक दल ऐसा है जो लगातार लोगों के पास आना जाना करता रहता है, तो क्या जागरूकता के लिए किया जा रहा है? देखिए जो भी हमारे शासकीय जो विभाग है वो तो अपनी तरह से प्रयास कर रहे हैं, उसके अलावा हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी, उन्हें भी इस कानून के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है और उनके माध्यम से भी, क्योंकि आज एक बड़ा दल है हमारा जो पार्टी, वो एक बड़ी पार्टी है और कार्यकर्ता भी कोने कोने तक पहुंचे, तो उसके माध्यम से भी प्रयास, उसके अलावा भी ऐसे सामाजिक संगठनों को लगातार कोशिश की जा रही है कि वो जनता के बीच में जाकर के, विशेषकर जनजाति भाई बहनों के बीच में जाकर के इस कानून के व्यापक प्रचार किया जा सके। इसके लिए भी जो सरकार प्रयासरत है। और जहां तक इन घटनाओं को लेकर के, देखिए बस्तर में आज नक्सल मुक्त हुआ, जहां पर मैं कोई धर्म भी, मैं कहता हूं कि जो धर्म मानने वाले हैं, चाहे किसी भी धर्म की बात करें, उनके लिए वहां पे सांस लेना मुश्किल था। आज वो नक्सल मुक्त हो गया है, अब ये कानून जो है वो भी लागू हो चुका है। तो तमाम प्रयास सरकार अपने ईमानदारी से, जो जिस सरकार ने जैसे ईमानदारी से कानून बनाया है, उसी ईमानदारी से इस कानून को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास भी जो है पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया जा रहा है। श्रुति जी देखिए, नजीर पेश करने की बात कही गई थी और गृह मंत्री विजय शर्मा जब भी कानून बनने से पहले अपनी बात को दोहराते थे, यही कहते थे कि ऐसा कानून लेकर आएंगे जो अब तक किसी ने देखा नहीं होगा, और अब तक किसी राज्य में इस तरह इतना कड़ा कानून नहीं होगा। नजीर जहां तक पेश करने की बात है तो रायपुर की विशेष अदालत ईश्वरी साहू जो राजिम का मामला था उसमें आजीवन कारावास की सजा सुना चुकी है। तो नजीर तो पेश की गई है, लेकिन इसका असर कितना देखने को मिलेगा? श्रुति जी। जी, आप सभी को मेरा सादर जय जोहार जी। और देखिए, कानून लाने की बात होती थी, निश्चित तौर पर कानून लागू हो गया, लेकिन बात ये ना कि आगे चल के इस कानून का असर कितना है हमारे राज्य में। अभी देखने को मिल रहा है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो हमेशा धर्म की बात करके वोट बटोरने का काम, धर्म की बातें करके लोगों को लड़वाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करती है और हमेशा धर्म के नाम पे वोट लेती आई है। तो सबसे बड़ा दायित्व भारतीय जनता पार्टी के लोगों का था कि धर्मनिरपेक्ष विधेयक जो है लागू करे और मतलब उन सब चीजों को लेकर के कानून बने और इन सब चीजों को लेकर के जो हादसे हमारे यहाँ पे हो जाते हैं बड़े बड़े, वो ना हो। ठीक है, कानून बन भी गया, लेकिन अब कानून बनने के बाद जमीनी स्तर पर मतलब जो इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है, तो जमीनी स्तर पर ये कानून दिख तो नहीं रहा है, बल्कि जो बड़ी बड़ी बातें आप करते थे तो उस हिसाब से तो आपकी सत्ता सरकार में होते हुए धर्म को लेकर के जो विवाद वाली स्थिति है, धर्म परिवर्तन की स्थिति है, वो तो छत्तीसगढ़ में अब होना ही नहीं चाहिए, लेकिन कानून बनने के बाद भी ये स्थिति हो रही है, तो ये बहुत विचारणीय बात है। एक बात, दूसरी बात कि ठीक है विधेयक लाए हैं आप, लेकिन उसको आप जमीनी स्तर पर कब तक उतार पाएंगे? आप विधेयक लाए, उसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं और इसके पहले भी ऐसी घटनाएं हो रही थी। अब आप कहेंगे कि कांग्रेस सरकार में क्या कानून बना, आपके समय ये चीजें नहीं होती थी क्या? तो मैं इनको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी जो है ये धर्मनिरपेक्षता पे विश्वास करती है, मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई का जो नारा देकर के हमारा देश आजाद हुआ था, उस चीज पे जो है कांग्रेस पार्टी विश्वास करती है। भेदभाव पे तो कांग्रेस पार्टी विश्वास नहीं करती, लेकिन फिर भी जब देश में ऐसी घटनाएं होने लगी थी तो उस समय कांग्रेस सरकार के समय, यूपीए सरकार के समय भी कानून बना था, धर्मनिरपेक्ष विधेयक उस समय आया था, और मध्य प्रदेश और ऐसी कई राज्य की सरकारें हैं जहां पर ये कानून आए थे। लेकिन अभी छत्तीसगढ़ देखिए
च्युति जी, दो बातें आपने कही मोटी मोटी। धर्म निरपेक्षता वाली बात, तो धर्म निरपेक्षता वाली बात तो संविधान में निहित है, और आपके ही समय में धर्म निरपेक्षता वाली बात संविधान में जोड़ी भी गई है, जो कि कोई गलत बात नहीं है। सीधे तौर पर धर्म निरपेक्षता संविधान में निहित है और वह होनी भी चाहिए पूरे देश में। कानून क्या धर्म निरपेक्षता को बढ़ावा नहीं देता है? अगर कानून ये कहता है कि अगर आपको अपनी मर्जी से धर्म बदलना है, आप बिल्कुल बदलिए। 60 दिन पहले प्रायर नोटिस दे दीजिए। देखिए, किसी कंपनी को भी आप छोड़कर जाते हैं, किसी भी कंपनी को आप छोड़कर जाते हैं, किसी नौकरी को छोड़कर, प्राइवेट जॉब्स में अगर मैं बात करूं, तो आप 30 या 60 दिन पहले नोटिस देते हैं। ये तो आप अपने जिस धर्म में जन्मे हैं उसको अगर आपको छोड़ना है, आपकी इच्छा है, आप छोड़ दीजिए। 60 दिन पहले बता दीजिए कि चलिए मुझे छोड़ना है और मैं छोड़ रहा हूं, तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इस बात में। तो आप कह रहे हैं डराने की कोशिश की जा रही है। देखिए, अधिकतर देखे हैं कि धर्मांतरण जो है, धर्म परिवर्तन जो है अभिनय जी, ये हमेशा हम देखेंगे कि प्रलोभन को लेकर के ये चीजें हमेशा सामने आती है, कि प्रलोभन में आकर के, या फिर यूं कहें कि अपनी जरूरतों के आगे व्यक्ति जो है झुकता है। क्योंकि धर्म जो है ये जरूरतों से बड़ी है, ऐसा तो नहीं है। जब इंसान को रोटी, कपड़ा, मकान, बुनियादी आवश्यकता होती है, इंसान आर्थिक स्थिति से जूझता है, तब भी वो है अपने मतलब अस्तित्व को बचाने के लिए अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी सुरक्षा के हिसाब से ऐसे कदम उठाता है। लेकिन परेशानी तब आती है कि जब आप उस समुदाय के होके दूसरे समुदाय में आप धर्म परिवर्तन करते हैं, और पिछले समुदाय के होने का भी जो है आपको मतलब आप उस चीज के जो योजनाओं का लाभ है वो आपको मिलता रहे। तो इन सब चीजों को लेकर भी एक दिक्कत तो है। लेकिन डीलिस्टिंग की भी बात सरकार कर रही है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि प्रलोभन देकर, देखिए राजिम में जो घटना सामने आई थी वो प्रलोभन से ज्यादा गुमराह करने वाली घटना थी, जिसमें कोर्ट ने फैसला भी सुनाया। और इस कानून के आने के बाद ही मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कानून को कि इतनी कड़ी सजा सुनाई जा सकी, नहीं तो हो सकता है ये सजा ना सुनाई जाती। उस बच्ची की क्या गलती थी कि उसे अच्छा पानी, या फिर जो कहा जाता है होली वाटर अगर हम किसी पर छिड़क देंगे तो वो पूरी तरह सही हो जाएगा। अंततः वो लड़की अपनी जान गंवा बैठती है उस महिला के जो है गुमराह करने के चक्कर में। उसे कोर्ट ने जब अब सजा सुनाई, लेकिन बच्ची तो जान गंवा चुकी है। तो आपको अब भी लगता है कि प्रलोभन देकर जिस तरह से कानून बनाया गया है उसमें और भी गलतियां थी? अगर आप चाहते तो आप बहस कर सकते थे कानून पर, लेकिन आपने वॉकआउट करना ठीक समझा जब कानून लाया गया। देखिए, निश्चित तौर पर कई बार प्रलोभन को लेकर के ऐसी घटनाएं होती हैं, कई बार जो है मतलब प्रताड़ित करके भी, लोगों को मजबूर करके भी ऐसा किया जाता है। तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को सजा होनी चाहिए और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। पर बात यह है कि अगर ऐसा विधेयक पास छत्तीसगढ़ में हो चुका है, और सत्ता सरकार तो आपकी है, केंद्र से लेकर के राज्य तक की, और वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एक मिनट आलोक जी, वो भारतीय जनता पार्टी, आलोक जी बात पूरी करने दीजिए, वो भारतीय जनता बात पार्टी पूरी की कर लेने सरकार दीजिए। जो सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति करती है और हिंदू धर्म की बातें करके वोट बटोरती है। तो हम बस यही कह रहे हैं, देखिए बहुत वरिष्ठ नेता है नंद कुमार साय जी, तो हम बस उनके स्टेटमेंट पे यही प्रतिक्रिया देंगे कि भाई आपकी सत्ता सरकार है, आपके हाथों में सारा सिस्टम है, तो आप देख लीजिए कि ऐसी घटनाएं ऐसे विधेयक बनने के बाद भी क्यों हो रही है, और ऐसी घटनाएं विधेयक या कानून बनने के बाद भी कहां तक जारी रहेंगी? के जी, आपसे अगला सवाल मेरा यही रहेगा। कानून आ गया, कानून बड़ा, देखिए बहुत बहुप्रतीक्षित कानून था, बड़ी जो है सरकार ने बड़े जोर शोर के साथ कानून लेकर आई। उसके 2 साल पहले से भूमिका बन रही थी कि कानून आएगा, कानून आएगा, कानून आएगा। 2-3 महीने हो चुके हैं कानून को आए हुए। अब क्या आपको जमीनी स्तर पर देखने को मिलता है कानून का असर? के जी, के जी से संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। मैं आलोक जी आपके पास वापस लौटूंगा। जो भी आरोप लगाए हैं धर्मनिरपेक्षता और धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले, उनका जवाब दीजिएगा आलोक जी जब तक। देखिए, कहीं ना कहीं पे मुझे, अगर जब मेरी पार्टी पर में ये आरोप कांग्रेस की प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी ये लगाती है कि हम एक किसी विशेष धर्म या हम एक सनातनी धर्म के समर्थक है, तो हाँ, मुझे उस बात पे व्यक्तिगत रूप से बहुत गर्व होता है विनय जी। मैं इस बात को आपके चैनल के माध्यम से स्वीकारूंगा। मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत गर्व करता हूँ कि हाँ, मैं सनातनी हूँ और हम कहीं ना कहीं सनातनी वर्ग के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। ये मेरा व्यक्तिगत विचार। लेकिन जब ये आरोप मेरी पार्टी में लगता है तो मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के भाई बहनों से, प्रवक्ताओं से,
कि मुझे एक भी शासकीय ऐसी योजना बता दे जिसमें किसी विशेष धर्म को लेकर के वो योजना का निर्माण किया गया है। ऐसी कौन सी योजना है जिसमें केवल विशेष धर्म के लोगों को ही अवसर प्रदान किया जाएगा? ऐसी कौन सी योजना है सरकार की, चाहे वो केंद्र की हो या प्रदेश की हो, जिसमें केवल विशेष धर्म के लोगों को ही पात्र माना जाएगा? एक भी ऐसी योजना इस वक्त पूरे भारतवर्ष में मौजूद नहीं है। आलोक जी, इन सवालों का मैं जवाब श्रुति जी से जरूर लूंगा। उससे पहले केके जी का कनेक्शन दुरुस्त हो गया। केके जी, आप क्या आकलन करते हैं? इस कानून का 2-3 महीने हो चले हैं अब आए हुए। देखिए, एक तो अभी तक जो बात हो रही है क्रियान्वयन को लेकर हो रही है कि क्रियान्वयन के लिए जो प्रक्रिया है उसका पालन तो पहले भी नहीं होता था। पहले भी 30 दिन था, अभी 60 दिन हो चुका है। अभी कड़े प्रावधान है, उसके कारण से निश्चित रूप से प्रार्थना सभा और अन्य को लेकर जो हिंदू संगठन घेराव करते थे उस प्रकार की घटनाओं पर भी रोक लगी है। क्योंकि 1967 से जो कानून अभी लागू था उसमें भी 2026 में जो संशोधन किया गया है उसमें कड़े प्रावधान किए गए। उसको आप भी उसी चीज को कह रहे हैं कि जो सामान्य ढंग से भी धर्मांतरण करता है तो उसके 7 से 10 साल, और यदि नाबालिग है, ST SC वर्ग का है तो वो दुगना हो जाता है, मतलब 10 से 20 वर्ष सजा का प्रावधान है। अब बात आती है जो नंद कुमार साय जी कह रहे हैं वो जनसंख्या पर असर नहीं होगा इस कानून से, ये उनका कहना है, बेसिक उनका है। जनसंख्या मतलब वो पहले भी इस बात को कह चुके हैं कि आदिवासियों की जनसंख्या को लेकर पहले भी चिंतित रहे हैं, और यहां तक उनकी बात आई थी कि 5 बच्चे पैदा करना चाहिए आदिवासियों को, ये भी उनका बयान आया हुआ था। अब बात आती है कि इसके साथ ही वो ये भी कहते हैं कि अभी जनगणना के दौरान वे अपनी जाति आदिवासी ही लिखें, किसी भी धर्म के हो, आदिवासी का उल्लेख करें ताकि उनके जो 32% छत्तीसगढ़ में जो आंकड़ा है वो जो लागू रहे और उसी अनुपात में उनको आरक्षण का लाभ मिले, ये एक बड़ी बात है। दूसरी चीज है कि जनसंख्या तो धर्मांतरण कानून से प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि अभी वर्तमान स्थिति में वो ईसाई धर्म में भी है लेकिन आदिवासी है तो उसको लाभ मिल रहा है। इसके लिए दूसरी प्रोसेस की बात हो रही है, डीलिस्टिंग की बात आ रही है। तो डीलिस्टिंग होगा तो जो ईसाई धर्म अपना लिए हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, ये बातें आ रही। क्या इससे जनसंख्या कम हो जाएगा क्योंकि इससे अलग जाएगा आदिवासियों से, तो वो आदिवासी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इस बात को लेकर मेन विवाद है कि जनसंख्या उनकी कम कैसे होगी। तो होगी तो डीलिस्टिंग से होगी, कि डीलिस्टिंग की बात नहीं हो रही। धर्म स्वतंत्रता विधेयक की आड़ में जो जनसंख्या की बात कही जा रही है उससे निश्चित रूप से कोई फर्क नहीं पड़ना है। अभी वर्तमान स्थिति में जो कानून है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जब डीलिस्टिंग की बात आएगी तब आएगा कि ईसाई यदि अपना धर्म ईसाई लिखना शुरू कर दे और आदिवासी ST वर्ग का जो आरक्षण है उसका लाभ उनको नहीं मिलेगा, चाहे वो राजनीति में विधायक सांसद की बात करें या नौकरियों में बात करें या शैक्षणिक स्तर पर बात करें, तब ये तमाम प्रकार की बातें आएगी कि जनसंख्या आदिवासियों की इससे कम हो रही है। ये एक बड़ा सवाल जो आदिवासी समाज के बीच में रखने की कोशिश नंद कुमार साय ने की है। जी बिल्कुल। आलोक जी, आखिरी सवाल मैं आपके साथ करना चाहूंगा। देखिए, 2 बातें बताई केके जी ने कि पहली चीज कानून है, कानून सब पर लागू होगा, लेकिन इससे इस प्रक्रिया पर जो नंद कुमार जी ने बताई है उस पर कोई खासा असर नहीं होगा कि मान लीजिए जनसंख्या जो थी वही रहेगी लेकिन धर्म बदल चुका है। लेकिन जब डीलिस्टिंग होगी तो आप पहचानेंगे कैसे? क्योंकि धर्म परिवर्तन के जो टेक्निक थी इतनी अच्छी तकनीकों से किया जाता था कि आप बाहर से आप पहचान नहीं सकते किसी को। घर में अगर आपके एक क्रॉस रख दिया तो मतलब आपका धर्म बदल गया। आप पहचानेंगे कैसे? क्या प्रक्रिया होगी? सरकार ने क्या तैयारी की है? देखिए, सरकार उसमें जो भी नियम कानून मानक है उसको बनाएगी जिसकी आवश्यकता होगी। लेकिन जहां तक एक डीलिस्टिंग की जो बात हो रही है तो ये आज जिस बात को आज वरिष्ठ पत्रकार केके सर ने उठाया है, आपने सुना होगा कि आज आप जो है एक आदिवासी वर्ग में है, आदिवासी वर्ग का भी लाभ ले रहे हैं और उस तरफ में आपने अपना धर्म परिवर्तन करके जो परिवर्तन के रूप में आप सामने वाले से जो फंडिंग लेना है वो भी ले रहे हैं। तो ये जो डबल बेनिफिट लेने का जो प्रयास जो किया जा रहा है उस पर तो रोक होगी। प्लस मैं समझता हूँ कि जब ये डीलिस्टिंग की प्रक्रिया होगी तो उसमें कहीं ना कहीं धर्मांतरण पे एक बड़ा लगाम होगा, क्योंकि जो आज छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी भाई बहनों को जो सुविधाएं मिल रही है, आदिवासी भाई बहनों की जो एक संख्या उसके अनुपात में जो रिजर्वेशन मिला हुआ है उनको तमाम, चाहे नौकरियों से लेकर के या फिर चुनावों को लेकर के या फिर किसी भी में बात करें तो उसमें उनको कहीं ना कहीं बेहतर फायदा है। तो ये डीलिस्टिंग भी एक प्रकार से उनके अपने धर्म को बचाने के लिए, उनके अपने सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लिए मैं कहता हूँ सहयोगी होगा, ना कि नकारात्मक इसका प्रभाव होगा। दूसरी बात, आज हमारे प्रवक्ता जो साथी वो कह रही है कि बड़ी बड़ी बातें वो आज बता रही है यहाँ पर आके क्या नहीं किया सरकार।
जब ये धर्म आंतरिक कानून लाया तो आप सदन से वॉकआउट किया था, इसका जवाब वो दे नहीं सकी। इस भारतवर्ष की आप बात कर रहे हैं, इस भारतवर्ष को बांटने का काम आपकी सरकार ने किया। जब भारत देश जवाब दीजिएगा श्रुति जी, आजाद हो चुका था, उसके बाद आपने धर्म के नाम पे इसको बांटा। जवाब दीजिएगा। मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान बनाया, हिंदुओं के लिए भारत 1961 में जब यूपीए सरकार के समय धर्म मेरी बात खत्म नहीं हुई, तो आपने धर्म के नाम पे आपने पूरे राष्ट्र को बांटा। और आज देखिए, प्रक्रिया को लेकर तो सवाल उठते ही रहेंगे, हालांकि देखना होगा कि सरकार क्रियान्वयन कैसे इसका कर पाती है। आलोक जी, इसी के साथ मैं आपका बहुत शुक्रिया कहूंगा। श्रुति जी बहुत शुक्रिया, केके जी बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए। सरकार कानून लेकर के आ गई है, लेकिन क्रियान्वयन को लेकर अब जिस तरह से आगे बढ़ रही है उसे लेकर सवाल तो विपक्ष खड़े करेगा ही, क्योंकि हक बनता है विपक्ष का। हालांकि देखना होगा कि इसका कितना असर जमीनी स्तर पर हमें देखने को मिलता है, क्योंकि अभी कुछ ही 1-2 महीने ही हुए हैं कानून आए, और इसका जमीनी स्तर पर लोगों में क्या रुझान लोगों में इसका देखने को मिलता है, ये भी देखने वाली बात होगी। इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।